बच्चों वेलकम टू सेफ हैंड। कल उन लोगों ने देखा था कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक्सोन्यूक्लियेज है, इंडोन्यूक्लियेज है, कट करता है, स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है, ब्लंट एंड प्रोवाइड करता है। हालांकि ब्लंट एंड के बारे में जिक्र नहीं किया एनसीईआरटी में, लेकिन ब्लंट एंड भी प्रोवाइड करता है। जैसे बाम H1 हुआ, वो ब्लंट एंड प्रोवाइड करता है। ठीक, पहला हम लोग का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 2 था, फिर उसका नेमिंग देखा, है ना। ये सारी चीजें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि जो उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग उसकी मदद से जो कट किया अपना डिजायर्ड डीएनए, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लगा के, है ना, हमने अपना डिजायर्ड डीएनए को रिसीव किया, जिसका नाम हमने रखा इल्यूजन, है ना। अब क्या करना है ना, उसे क्लोनिंग वेक्टर की मदद में, क्लोनिंग वेक्टर जो है, जिसके वेक्टर जहाँ पे हम इस डीएनए को जोड़ेंगे, है ना, उसको वहां जिस डीएनए में इसे जोड़ेंगे, है ना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक, तो आज उस क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या है ना, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट plasmid and bacteriophage has ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA, है ना। बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लाज्मिड हो या फिर बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो, है ना। यहाँ पे दो चीज है, आप दोनों याद रखो, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, है ना। Plasmid and bacteriophage ability to replicate their within bacterial cell independent of control of chromosomal DNA। क्रोमोजोमल डीएनए का जो अपना रेप्लिकेट करने का जो प्रोसेस है, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा हमारा प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है, वो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली अपना डिवाइड कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट करेगा तो फिर रेप्लिकेट तो कर ही सकता है, साथ साथ ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेशन ये अपना प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो अगर हम अपना डिजायर डीएनए इसके साथ ऐड कर दे, है ना, मेन न्यूक्लियस नहीं निकाल के, है ना, ये प्लाज्मिड में अगर अपना डीएनए ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल have very high copy number of their genome within the bacterial cell। बैक्टीरियोफेज के पास कॉपी नंबर जो होता है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सेल को एंट्री करना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, फिर लाइसिस करके वहां से निकल जाना है। तो बैक्टीरियोफेज के पास क्या है, कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, some plasmids may have only 1 or 2 copy per cell, whereas other have 15 to 100 copies per cell। कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिसमें कॉपी नंबर 1 से 2 हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि 15 से 100 तक का उसमें कॉपी नंबर चलता है। ठीक है, देयर नंबर कैन गो इवन हायर, यहाँ तक कि उससे ज्यादा भी हो सकता है कॉपी नंबर का। If we are able to think alien piece of DNA with bacteriophage or the plasmid DNA, we can multiply it number equal to copy number of the plasmid or bacteriophage। अगर हम अपने डिजायर डीएनए को अगर इसके अंदर डाल दिए, डिजायर डीएनए को अगर इसके अंदर डाल दे, इस प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ ऐड कर दे, तो इस बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है, सेल के अंदर जाके अपने आप को कितने नंबर में रेप्लिकेट करता है, तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट भी उतने टाइम्स क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। वेक्टर्स यूज्ड एट आर प्रेजेंट Vectors used at present are engineered in such a way that they help easily linking of foreign DNA, है ना, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। आजकल जो वेक्टर हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें क्या है कि ऐसा वेक्टर यूज करते हैं जो आसानी से क्या करे, उसे रिसीव कर ले, हमारे डीएनए को रिसीव कर ले, और
है ना, और सेलेक्टिव मतलब कि और उसे पहचानने में क्या हो, हमें मदद मिले कि इसके अंदर, है ना, हमारा डीएनए गया है या फिर नहीं गया है ना, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नहीं है, ये भी हमें बता दे साथ में कि रिकॉम्बिनेंट बने हैं या फिर नहीं बने हैं। इस तरह के सिलेक्टिवल मार्कर्स का यूज, इस तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज हम लोग करते हैं। The following are the features that required to facilitate cloning into a vector. यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मदद करता है वेक्टर को क्लोन होने में, है ना, इनसाइड द सेल। सबसे पहला है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट इसे बोलते हैं। ठीक, उसमें देखते हैं दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट and any piece of DNA when linked to these sequences can be made to replicate within the host। ये origin जो साइट है ना, फ्रॉम जहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओरिजिन वो साइट है, ORI वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो हम जो भी डिजायर्ड डीएनए ऐड करेंगे इसके साथ ऐड करेंगे ताकि हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है इसके साथ रेप्लिकेट हो सके। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। ये जो ORI साइट है यही डिसाइड भी करता है, यहीं से रेप्लिकेशन भी स्टार्ट करता है और यही डिसाइड भी करता है कि कॉपी नंबर कितना होगा, है ना, कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। लिंक डीएनए का कॉपी नंबर कितना होगा यही ORI साइट जो है वो डिसाइड करता है। सो if one wanted to recover many copy number of the target DNA, it should be cloned in the vector which has the origin support high copy number। अगर किसी को चाहिए कि हमारा जो जीन, हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट है, टारगेट जीन है, उसका कॉपी नंबर ज़्यादा हो, तो ज़्यादा कॉपी नंबर सपोर्ट करने वाले, है ना, ओरिजिन को आप क्या करें, सेलेक्ट करें। तो ये ORI हो गया, जहाँ से ORI हो गया, जहाँ से क्या होगा कि हम उसके साथ अपना डीएनए जो है वो ऐड करेंगे। ठीक, ताकि उस जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ हमारा भी डीएनए, डिजायर्ड डीएनए रेप्लिकेट करेगा और साथ में कॉपी नंबर भी ORI के पास ही होता है, ORI के साथ ही होता है। तो ये भी डिसाइड करेगा कि कितना कॉपी नंबर हमारे डिजायर्ड डीएनए का बनेगा। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर्स। In addition to ORI, the vectors required a selectable markers which help to identify or eliminating non-transformant and selecting permitting the growth of transformant, है ना। सेलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए के साथ, है ना, वेक्टर गया है, या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें वेक्टर तो गया है ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर तो गया है बट हमारा डिजायर्ड डीएनए लेके नहीं गया है। और एक होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक ऐसा भी सेल होगा जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट तो नहीं ही हुआ और साथ में ट्रांसफॉर्मेंट भी नहीं हुआ। ठीक, तो इन तीनों से हमें क्या बताया है, सेलेक्टिबल मार्कर्स जो है वो बचा के रखता है। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium। You will study the process in subsequent sections। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जो हम अपना डिजायर्ड डीएनए वेक्टर जो ऐड बनाया है उसे किसी होस्ट के अंदर क्या करना, इंट्रोड्यूस करना। नॉर्मली द जीन्स encoding resistance to antibiotics such as एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, है ना, इन सभी से वो क्या करता है, ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है ना, उसके पास इस टाइप के रेसिस्टेंस जीन पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन etc आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ इकोलाई, है ना। इकोलाई का सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है, मार्कर फॉर इकोलाई जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड काइनामाइसिन आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई।
The normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotic. नॉर्मल E. coli इसमें से किसी भी तरह के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है वो नहीं रखता है, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इन सभी एंटीबायोटिक्स के लिए E. coli जो है वो कहते हैं सपोर्ट नहीं करता अपने आप को, वो डेड हो जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम अपना डिजायरेबल डीएनए डाल दें, जिसके पास क्या हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो, तो वो हमें सेलेक्टिंग करने में, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या करेगा, मदद करेगा। उसके बाद देखते हैं क्लोनिंग साइट। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, हमने देखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एंड उसके बाद उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्लोनिंग साइट। In order to link the alien DNA, the vectors need to have very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. जिस हम अपने डिजायर डीएनए जहाँ पे ऐड करने वाले हैं, है ना, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए यानी डिजायर डीएनए, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, प्रीफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। वेक्टर्स को द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर की जरूरत है वेरी फ्यू मतलब बहुत कम हो, या फिर प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो उसके लिए, फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सिंगल साइट हो तो मजा आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर्स विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। एक से ज्यादा अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हुए तो बहुत सारे उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे, विच विल कंप्लीट द जीन क्लोनिंग, विच इन कम्प्लीकेट द जीन क्लोनिंग, जो जीन क्लोनिंग को क्या करेगा, कम्प्लीकेट कर देगा। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, है ना। अगर इसमें से अगर हमारे वेक्टर के पास दो रेसिस्टेंट जीन है, तो उसमें लाइगेशन जो होगा वो कम से कम कहाँ हो, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के पास हो, ताकि हम उसे आसानी से क्या कर सके, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से निकाल के बाहर ला सके। एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट द फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिंग रेसिस्टेंट जीन ऑफ PBR 322। अभी हम PBR 322 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसमें बाम H1 साइट पे क्या करो, टेट्रासाइक्लिंग रेसिस्टेंट जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करो। The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from the non-transformant ones by planting the transformant on tetracycline container mediums, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर देखिए जो PBR 322 है, उसमें क्या है, बाम H1 जो है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन साइट पे है। बाम H1 कहाँ है, टेट्रासाइक्लिन 1 साइट पे है, और इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी है। तो दो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तो यहाँ पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए जो ऐड किए, ठीक, यहाँ पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो ऐड किए। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले अपना डिजायर डीएनए लिया, उसको इंट्रोड्यूस किया वेक्टर्स के अंदर, ठीक। अन्य वेक्टर्स के अंदर करने के बाद उसे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो हमें सबसे पहले उस जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करेंगे, एक एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास तीन तरह के जो है वो बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से क्या करते हैं, एक दूसरे से निकालते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है कि डिजायर्ड डीएनए है ना, जीन डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए को जब हम लोगों ने वेक्टर के साथ ऐड किया,
ठीक, तो हमें क्या मिला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, साथ में नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बनेगा। ओके, रिकॉम्बिनेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट हमें यहाँ पे दोनों बनेगा। अब देखिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट, इस दोनों को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे किसके साथ, होस्ट सेल के साथ। ठीक, इस दोनों को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट सेल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, पहला देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, उसके बाद एक हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट होगा ही नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसा भी सेल हो सकता है, एक क्या होगा, लेकिन एक में ट्रांसफॉर्मेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, होस्ट के अंदर गया ही नहीं। एक में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट वाला गया, और दूसरे में क्या हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया। अब देखिए, ठीक है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्या देखना है आपको, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है हमारा, उसके अंदर क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए क्या होगा, रेसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये दोनों के लिए रेसिस्टेंट होगा। ठीक, तो जब नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट में, नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, हमारा वेक्टर जो था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब वो इक्वला जो है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है उसमें। तो जो क्या है कि टेट्रासाइक्लिन में और एम्पिसिलिन में दोनों मीडियम में ग्रो कर जाए, ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में आ जाएगा, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में आ जाएगा। ठीक, दूसरा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये तो क्या, मर ही जाएगा ना, इसके पास इस इकोलाई के पास किसी भी तरह के प्लाज्मिड जो है ना, वेक्टर जो है वो आया ही नहीं। ठीक, तो ये क्या करेगा, एम्पिसिलिन हो टेट्रासाइक्लिन हो, किसी में ये डेथ काउज कर देगा। ठीक, अब जो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये क्या करेगा, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन पे ऐड हुआ है, एम्पिसिलिन तो है इसके पास, तो ये एम्पिसिलिन मीडियम में क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में ग्रो कर जाएगा, दोनों मीडियम में, है ना, एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा। ये क्या करेगा, एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइकिल में ग्रो नहीं करेगा, ये किसी में भी ग्रो नहीं करेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि हमारा डिजायरेबल डीएनए जो है वो किसके अंदर गया है। तो वही बात यहाँ पे समझाया गया है, आप लोगों को एक बार फिर देखते हैं। The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of
foreign DNA but still be select out from non-recombinant ones by planning this transformation on tetracycline containing medium। ये तो थोड़े हल्के में बता दिया, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। The transformant growing on amphicycline containing mediums are the transfer on a medium containing tetracycline। ये क्या बोल रहा है कि जो एम्पीसाइक्लिन, देखिए एम्पीसाइक्लिन जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो वो नहीं हुआ ना, एम्पीसाइक्लिन ट्रांसफॉर्मेंट जो है एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है वो तो खराब नहीं हुआ। तो एम्पीसिलिन वाले मीडियम में जो भी ग्रो करेगा, पहली बात जो नॉर्मल है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो तो ग्रो ही नहीं करेगा, है ना। वो तो क्या करेगा, इकोलाई मीडियम में ही एम्पिसिलिन में ही खत्म हो जाएगा। अब जो बच गया उसको अगर आप टेट्रासाइक्लिन में डाल दें, ठीक है, तो मीडियम कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा जो रिकॉम्बिनेंट है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक, दोनों में वो ग्रो कर जाएगा। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हेल्प्स टू सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इज गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए हेल्पिंग सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे मदद किया सिलेक्शन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में, है ना, वो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा PBR 322 जो है क्लोनिंग वेक्टर है। इसके लिए मैं एक ट्रिक अलग से बना के आप लोग को याद करने के लिए बता दूंगा। ये इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 320 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट HindIII EcoR1 BAM-H1 SAL1 PB2 PS1 CLAV1 ओराई एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। ROP कोड 4, ये जो है ROP, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ROP कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ROP जो है ये प्रोटीन इन्वॉल्व है जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में क्या कर रहा है, इसके पास कोड है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड का। ओके, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स से एक मेमोराइज ट्रिक बना के आपको बता दूंगा। PST1 PBU1 EcoR1 CLAV1 HindIII BAM-H1 SAL1 टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन है, एम्पिसिलिन में कौन कौन है, ठीक है, एम्पिसिलिन में 2 है, टेट्रासाइक्लिन में 2 है, ROP में भी 1 है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू inactivation of antibiotic is cumbersome process because it require simultaneous plating on two plate having different antibiotics, है ना। ये क्या है, कम्बर्शन प्रोसेस है, मतलब थोड़ा जटिल प्रोसेस है कि जब इसका यूज करना ना, रिकॉम्बिनेंट का चूज करना है एंटीबायोटिक में, क्योंकि आप एक साथ दो एंटीबायोटिक के साथ डील कर रहे तो थोड़ा सा ये कम्बर्शन प्रोसेस है, एनर्जी इंडिक प्रोसेस है, बहुत एनर्जी लगता है इसमें। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of ability to produce color in presence of क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में जो है ना, वो कुछ कलर शो कर देगा रिकॉम्बिनेंट। तो ये चीज हमें प्रोसेस जो है, नया नया प्रोसेस निकाला गया। दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद द कोडिंग, दिस रिकॉम्बिनेंट DNA is inserted within the code sequences of an enzyme, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर में क्या करो, इसे इंट्रोड्यूस करा दो। अब क्या है, वो कलर शो करता था। दिस रिजल्ट इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम व्हिच रेफर्ड एज एन इंसर्शनल एक्टिवेशन। अब उसके अंदर जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जहाँ पे बनता था उसके अंदर हम अपना डिजायर्ड DNA डाल दिए, तो अब क्या होगा, उसका बीटा गैलेक्टोसाइड बनना बंद हो जाएगा ड्यू टू इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस गिव ब्लू कलर इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर हमारा प्लाज्मिड जो है उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ तो वहां पे ब्लू कलर शो होगा, क्योंकि वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। लेकिन अगर हमारा इंसर्ट हो गया, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन जीन एंड कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दिस आर आइडेंटिकल टू रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। और ये कॉलोनी जो होगा जो कलर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा वो क्या हो जाएगा,
रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। अब चौथा है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। वो कौन कौन से वेक्टर है जिसको प्लांट में यूज कर सकते हैं, एनिमल में यूज कर सकते हैं। सुटेबल हमने बोला था ना एक समय पे, तो वो देखते हैं सुटेबिलिटी क्या है। You may be surprised to know that we have at least we have learned the lessons from transferring gene into plant and animal from bacteria and virus, which will have now this 4 ages. है ना? You have surprised to know that we have learned the lessons of transforming gene into plant and animal from bacteria and virus. बैक्टीरिया और वायरस से जीन को क्या कर सकते हैं हम, प्लांट और एनिमल के अंदर क्या कर ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं। इस तरह का टेक्निक हमारे पास है ना। विच हैव नो दिस फॉर आइज, जो अभी हम लोग को जानना है कि हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू द बैक्टीरिया और वायरस वांट, कि कैसे हम अपना डिजायरेबल जीन जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर डालेंगे और यूकैरियोटिक सेल को फोर्स करेंगे कि वो बैक्टीरिया को डू व्हाट बैक्टीरिया एंड वायरस वांट इज, और वो करो जो बैक्टीरिया और वायरस का डीएनए चाहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेसियंस ए पैथोजेंस फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट, है ना, several dicot plant able to deliver the piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into the tumor and direct these tumor to produce the chemical required by the pathogens. है ना, ये जो है एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेसियम्स पैथोजेन है फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट। ये किसके लिए है, डाइकोट प्लांट के लिए, ये याद करने वाली बात है। Pathogens for the several dicot plant is able to deliver a piece of DNA known as tDNA, है ना, एक डीएनए ऐड कर इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, tDNA, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, जो नॉर्मल प्लांट सेल को क्या करता है, ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म करता है। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल, और इस ट्यूमर सेल को डायरेक्ट करता है प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्स बाय द पैथोजेन, है ना। इस प्लांट सेल को क्या करता है, डायरेक्ट करता है ये पैथोजेन जो उस पैथोजेन को रिक्वायर है। Similarly, retrovirus in animals have ability to transform normal cell into cancer cell। यहाँ पे रेट्रोवायरस जो है एनिमल में, वो क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरल सेल। वो रेट्रोवायरस जो है वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में यहाँ पे क्या कर सकता है, बदल सकता है। A better understanding of art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of interest, है ना। इस चीज का ये क्या करता है ना, ये प्लांट को, एनिमल को हार्म करता है, तो इससे अच्छा है कि इन इन जीन को, जो जीन इसके अंदर है उसे निकाल के जो उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ट्रांसफॉर्म दिस टूल टू पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के उसके पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को पैथोजेनिक प्रॉपर्टी वाले जीन पे अपना जीन इंट्रोड्यूस करा के, है ना, ताकि ये हमारे लिए यूजफुल वेक्टर्स की तरह काम करे टू ह्यूमन के लिए या फिर प्लांट के लिए भी। The tumor-inducing Ti plasmid of Agrobacterium tunificiens has now been modified into cloning vectors, which is no more pathogenic to plant but still able to use mechanism to deliver gene of our interest into variety of plant। जैसे एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेसियंस में जो ट्यूमर कॉज करता था, ट्यूमर कॉज अभी भी करता है, बट पैथोजेनिक नहीं है, has been modified into the cloning vectors, which is no more pathogenic to the plant but still able to use mechanism to deliver gene of our interest into the variety of plant। यहाँ पे ट्यूमर कॉज करता नहीं करता इसके बारे में नहीं बताया, ठीक है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेसियम जो है वो अब पैथोजन की तरह काम नहीं करता है, हमारे लिए यूजफुल फैक्टर। हम जो डिजायरेबल चीज चाहते हैं, हम जो डिजायरेबल चीजें चाहते हैं, है ना, अच्छा ट्यूमर तो नहीं होता है, वो उस ट्यूमर जहाँ पे इंट्रोड्यूस करता था वहां पे डाल के इसे क्या कर सकते हैं, एज ए वेक्टर यूज करते हैं।
Similarly, retrovirus have been disarmed and now grow used to deliver desirable gene into the animal cell. उसी तरह रेट्रोवायरस जो है जो कैंसरस काज करता था उसको भी मॉडिफाई करके डिसआर्म करके अब उसे वेक्टर के डिलीवर की तरह उसका यूज कर सकते हैं. सो वंस ए जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन ligated into the suitable vectors, it is transformed into bacteria, plant, animal host where it multiple. जब एक बार ये डीएनए फ्रेगमेंट डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो लाइगेट किया जाता है इनटू सुटेबल वेक्टर, जहाँ पे ये जो उस वेक्टर के साथ ऐड करो जो इसे अपने पास रख सके, टिका के रख सके. इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियम. ये ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दो, प्लांट में कर दो, एनिमल में, विच वेयर इट इज मल्टीप्लाई, जहां इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है. तो क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, है ना. उसके बाद उससे सेलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए, है ना. चार चीजें थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट कहाँ पे ऐड होगा, है ना, और उससे क्या असर होगा, और चौथा है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एनिमल्स, और वो कौन कौन से वेक्टर है जो प्लांट में और एनिमल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा सकता है. तो क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया. इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे.